स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग पिछले जो 2 एपिसोड हम लोगों ने किया जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट डेफिनेट के कुछ सेंटेंसेस को डील किया था, जिसमें पहचान वाले शब्द के पहले वर्ब नहीं आया था। देखा था आपने? फिर से आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो पहचान क्या था? पहचान है कि वाक्य के अंत में हुआ है, हुई है, हुए हैं, होता है, होती है, हो, हूँ इत्यादि शब्द लगे होंगे और उन शब्दों के तुरंत पीछे जो शब्द आएगा वो वर्ब नहीं होगा। तो वो वर्ब नहीं होगा तो इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से डील किया जाता है, जिसकी हम लोगों ने पूरी चर्चा की थी पिछले 2 एपिसोड्स में। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हम लोगों ने डील करना है उन सेंटेंसेस को जो कि प्रश्नवाचक हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। इसमें हम लोग फिर से यही चर्चा करेंगे कि अगर पहचान वाले शब्द के पहले वर्ब ना आए तो किस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि उस वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर देयर लगेगा कि नहीं लगेगा, वर्ब के स्थान पर हैव लगेगा कि नहीं लगेगा और एक्टिव का हेल्प लगेगा कि पैसिव का हेल्प लगेगा। ये मुख्य बातें हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है इस तरह के वाक्यों में। तो हम लोगों ने पिछली बार देखा है, फिर से अब देखेंगे। तो सबसे पहला वाक्य जो आज आप डील करेंगे वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं और मेरे बोर्ड पे कि उसके कितने भाई हैं। एक ये छोटा सा वाक्य है, उसके कितने भाई हैं। तो हम हमेशा की तरह क्या करेंगे कि पहले पहचान वाला शब्द देख लेंगे। इसमें पहचान वाला शब्द क्या है? इसमें पहचान वाला शब्द है, यानी इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। लेकिन है खाली देखने से प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता नहीं चलता है। आपको ये देखना है कि है के पहले क्या लिखा है। है के पहले लिखा है भाई। तो ये जो भाई शब्द है ये वर्ब नहीं है। क्यों वर्ब नहीं है? जैसा आपको पता है, वर्ब उन शब्दों को कहते हैं जिसमें ना अक्षर जोड़ने पर कोई अर्थ निकले। तो भाई शब्द के साथ आप ना जोड़ के देखिए, भाई ना, ऐसा कोई शब्द ना आपने कभी सुना होगा ना आप कभी सुनेंगे। और इन शब्द के साथ, अगर इस शब्द के साथ ना अक्षर जोड़ रहे हैं तो इसका कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो शब्द है भाई, ये वर्ब नहीं है। अगर ये वर्ब नहीं तो क्या है? ये वर्ब नहीं तो या तो संज्ञा होगा या विश्लेषण होगा। क्लियर है? आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। संज्ञा हो या विश्लेषण हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तरीका बनाने का एक ही होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि ये वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और दूसरा चीज़ हमें जो देखना है वो ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट खोजने के लिए इसमें सबसे पहले किसके पास या किस में शब्द लगा के प्रश्न करते हैं। किसके पास या किस में, और ये प्रश्न कहाँ पर करते हैं? ये जो शब्द आपने देखा भाई, इसके पीछे लगा के करना है प्रश्न। अगर आपने गलती से किसके पास है यानी है के पीछे किसके पास या किस में लगा के प्रश्न किया तो उत्तर तो मिल जाएगा, लेकिन जो उत्तर मिलेगा 90% चांसेस है कि वो उत्तर गलत मिले। इसलिए ये गलती कभी मत करिएगा। तो जब भी प्रश्न करना है तो आपको पहचान वाले शब्द के पीछे जो शब्द आया, जिसको अभी आपने देख के डिसाइड किया कि ये शब्द वर्ब नहीं है। क्लियर है? जिस शब्द को आपने देखा, ऐसा भी नहीं है कि वो शब्द पूरे वाक्य में कहीं भी लिखा हो सकता है, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। इसका एक स्पेसिफिक प्लेस है, वो यही है कि पहचान वाले शब्द के पीछे जो शब्द आए हमें पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस पर लगाना है, पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करना है कि वो शब्द जो पहचान वाले शब्द के पीछे आ रहा है वो वर्ब है कि नहीं। अगर इस भाई के पहले यहाँ पे कुछ और लिखा होता है, उसमें वर्ब दिया होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता है उसके पास खेलने के लिए भाई है, उसके पास खेलने के लिए भाई है, तो खेलना तो एक वर्ब है। तो अब आप सोचते हैं कि इस वाक्य में तो वर्ब है, तो क्या करें? तो उसको आप माइंड मत कीजिए, क्योंकि वो शब्द जो है पीछे दिया है, जो खेलने जो लिखा है यहाँ भी लिखा होगा। वो पहचान वाले शब्द के पीछे खेलने अगर आता, जैसा खेलना है, खेला है, कुछ इस तरह का वाक्य आता, तब हम उसको कहते हैं कि वर्ब है इस वाक्य में। लेकिन यहाँ पे है शब्द के पीछे जो शब्द दिख रहा है वो वर्ब नहीं है। और इसके पहले, इस शब्द के पहले अगर कहीं वर्ब दिख जाए तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। उससे हमें किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करते समय एक्टिव है कि पैसिव है ये डिसाइड करने में कोई मदद नहीं मिलने वाली है। तो आपने देखा ये भाई शब्द वर्ब नहीं है, तो हमें क्या करना है? किसके पास लगा के प्रश्न करना है और कहाँ पर करना है? इसी शब्द के पीछे, जिसको हम लोगों ने कहा कि ये वर्ब नहीं है। तो किसके पास भाई है, तो इसका उत्तर मिला उसके, क्योंकि किसके पास भाई का मतलब हम कहना चाह रहे हैं भाई का संबंध किससे है, यही पता करना चाह रहे हैं। किसके पास का अर्थ समझिए, बहुत वाइड इसका अर्थ है। यानी हमसे कोई चीज़ संबंध रख रहा है तो मेरे पास है, मेरे हाथ में कोई चीज़ है मेरे पास है, मेरे दिमाग में कोई चीज़ तो मेरे पास है, मेरे मन में कोई चीज़ है तो मेरे पास है। यानी मेरे पास का मतलब मेरे से संबंध अगर वो रख रहा है तो वो मेरे पास है। तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि किसके पास भाई है, तो उसके पास, यानी उसके पास भाई का मतलब उससे संबंध है भाई का। तो यहाँ पे उसके शब्द हो गया सब्जेक्ट। क्लियर? एक बात, अगर किसके पास लगा के आपने प्रश्न किया या किस में लगा के प्रश्न किया है, उत्तर प्राप्त हो जाए, तो पहली बात कि उस वाक्य में एक्टिव का हेल्प लगाते हैं। एक्टिव का हेल्प
लगाते हैं। तो यानी हेल्प यू यहाँ पे डू या डज लगेगा। जानते हैं आप ये प्रेजेंट डेफिनेट है और इसमें एक्टिव में डू या डज लगता है, तो इसमें डू लगेगा या डज लगेगा, क्या लगेगा सब्जेक्ट देख के डिसाइड करेंगे। सब्जेक्ट है उसके की इंग्लिश जाएगी ही के साथ लगता है डज, तो हेल्प यू आपका लगेगा डज। एक बात। दूसरी बात ये क्लियर होगी इसमें कि इस वाक्य में जहां पे हम लोग किसके पास लगाकर प्रश्न किया, उत्तर मिला, तो उस वाक्य में वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग हो गया। यानी अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, जहां पे वर्ब के वाले वाक्य को हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें आपने देखा होगा वर्ब का प्लेस कहाँ था, प्रश्नवाचक वाक्य में वर्ब का प्लेस था हेल्प यू के बचे भाग के बाद, ये आपने देखा होगा। तो यहाँ पे हेल्प यू के बचे भाग के बाद हम लोगों ने वर्ब नहीं लिखा, यहाँ लिखा हैव। यानी इस तरह के वाक्यों में जहाँ पे हैव को वर्ब की जगह, जहाँ पे हैव हमने खोजा कि लगेगा कि नहीं, किसके पास लगा के प्रश्न किया और डिसाइड हो गया कि इसमें उत्तर है इस प्रश्न का, तो इस वाक्य में वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा। यानी दो बात पता चली, एक तो एक्टिव का हेल्प यू लगेगा और दूसरा वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग होगा। इतनी बात पता करने के बाद अब ट्रांसलेशन करेंगे। और ये वाक्य है प्रश्नवाचक, इसमें लिखा है कितने, और आप जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में कुछ प्रश्नवाचक शब्द ही होते हैं, जैसे कितना, कितनी, कितने, किसका, किसके, किसके, कौन सा, कौन सी, क्या, कब और कहाँ इत्यादि। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, प्रश्नवाचक वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए जो सीक्वेंस उसको देखना है। तो सबसे पहले WH की इंग्लिश, जैसे हम लोगों ने पिछले भी सेंटेंसेस में देखा जहाँ पे वर्ब वाला वाक्य पढ़ रहे थे। WH का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द मतलब क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, ये सब शब्दों को हम लोग प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। तो इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कितने, और कितने की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मेनी या हाउ मच। ये किस तरह से डिसाइड होता है, तो देखना पड़ता है कि कितने के बाद जो शब्द आया है वो काउंटेबल नाउन है कि नहीं। अगर काउंटेबल नाउन है तो कितने की इंग्लिश हो जाएगी हाउ मेनी, अनकाउंटेबल नाउन है तो हाउ मच। तो किस तरह से डिसाइड करते हैं कि कोई शब्द काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, उसके लिए क्या करना होता है, उस शब्द की अंग्रेजी बनानी पड़ती है पहले। जैसे भाई लिखा है तो भाई की इंग्लिश होती है ब्रदर, और उसके साथ हमें 2, 3, 4 लगा के देखना पड़ता है। 2 ब्रदर्स, 3 ब्रदर्स, 4 ब्रदर्स कहते हैं, सही लग रहा है। इसका मतलब ये जो ब्रदर शब्द है, ये भाई शब्द जो है काउंटेबल नाउन है। अगर काउंटेबल नाउन है तो कितने की इंग्लिश क्या होगी, हाउ मेनी। तो सबसे पहले लिख लेंगे हाउ मेनी, नंबर 1। नंबर 2 लिखा है WH के साथ वाली संज्ञा या विश्लेषण। यानी ये जो WH है कितने, इसके बगल वाले जो शब्द है वो या तो संज्ञा होगा या विश्लेषण होगा। इसके अलावा वो प्रीपोजिशन भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर संज्ञा या विश्लेषण ही होता है, और अगर कुछ और हुआ तो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे ये जो शब्द है भाई, ये चाहे संज्ञा हो या विश्लेषण हो, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, उसकी अंग्रेजी इसके बगल में बना देनी है। तो हाउ मेनी ब्रदर्स, ये हो गया। नंबर 3 हेल्प यू का पहला भाग यानी डज। नंबर 4 सब्जेक्ट क्या उसका, तो ही। नंबर 5 नॉट है, नहीं छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग, डज के साथ कोई बचा भाग नहीं है, डज के साथ बी या बीन या बीइंग लगता नहीं है, तो इसलिए हेल्प यू का बचा भाग नहीं है। फिर नंबर 7 वर्ब की जगह आपको हैव लिखना है, यहाँ पे हैव लिखेंगे। तो हाउ मेनी ब्रदर्स डज ही हैव, हाउ मेनी ब्रदर्स डज ही हैव। इसमें लास्ट में लिखा है पहचान वाले शब्द के पहले आने वाले शब्द। पहचान वाला शब्द क्या है, तो है के पहले आने वाला शब्द क्या है, भाई। तो इसकी इंग्लिश तो पहले ही बन चुकी है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ बनाते हैं हैव के बाद। क्लियर। अगला वाक्य है कितने लोगों के पास अपना खुद का मकान है, कितने लोगों के पास अपना खुद का मकान है। ये भी एक प्रेजेंट डेफिनिट का वाक्य है। क्यों, क्योंकि वाक्य के अंत में है लिखा हुआ है, और है के पहले जो शब्द आया मकान, ये वर्ब नहीं है। मकान वर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि मकान एक संज्ञा है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है या किसी जगह का नाम है, इसको हम लोग संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। वैसे भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो करके देख लीजिए, ना शब्द जोड़ के देखिए, मकान में ना शब्द जोड़ के देखिए, मकान ना, क्या ये शब्द सुनने में सही लग रहा है, क्या इसका कोई अर्थ होता है, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शब्द वर्ब नहीं है। तो यानी है शब्द के पहले अगर वर्ब ना आए तो वही प्रेजेंट डेफिनिट होता है, जैसा आपने अभी देखा अपने स्क्रीन पे जो मैंने शेयर किया था वो आपने देखा, उसके अकॉर्डिंग ये शब्द, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट डेफिनिट हुआ। अब दूसरा काम क्या है, अब ये देखना है कि ये है शब्द के पीछे जो शब्द आया है मकान, अगर ये वर्ब नहीं है तो फिर सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करना है, किसके पास या किस में शब्द लगा के प्रश्न करना है। किसके पास मकान है, और सच कहे तो खुद का मकान, ये पूरा का पूरा अपना खुद का मकान, ये पूरा का पूरा एक शब्द कहलाएगा। क्यों एक शब्द कहलाएगा, क्योंकि जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो अपना खुद का मकान की इंग्लिश एक साथ बनाएंगे। इसकी इंग्लिश होगी देयर ओन हाउस, देयर ओन हाउस। तो यानी अपना खुद का मकान, ये पूरा का पूरा एक शब्द मानेंगे। और अगर फिलहाल यहाँ पर अगर आप मकान को भी मान के चलते हैं तो आप जो प्रश्न करेंगे तो उत्तर मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप
खाली एक शब्द का लगा के प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर गलत आने की संभावना होती है। फिलहाल यहाँ पे नहीं होगी, चलिए करके देख लेते हैं। किसके पास लगा के पूछ लेते हैं, किसके पास मकान है, उत्तर मिला लोगों के पास मकान है। तो यानी खाली किसके पास मकान के पीछे लगा के प्रश्न कर रहे हैं तब भी उत्तर मिल रहा है, और यहाँ लगा के करेंगे तब भी वही सेम उत्तर मिलने वाला है कि किसके पास अपना खुद का मकान है, किसके पास अपना खुद का मकान है, तब भी वही उत्तर मिलेगा, लोगों के पास। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया लोगों। तो यहाँ एक बात क्लियर हो गई कि किसके पास लगा के प्रश्न किया है तो उत्तर मिल गया। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्टिव का हेल्प यू लगेगा। किसके पास लगा के प्रश्न करने पे उत्तर मिल जाए तो एक्टिव का हेल्प यू लगता है, यानी डू या डज लगेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, लोगो, प्लूरल होता है, पीपल, पीपल के साथ क्या लगता है, डू, तो यहाँ हेल्प यू लगेगा डू। अब दूसरी बात ये क्लियर हुई कि इस वाक्य में सब जो वर्ब है, वर्ब के प्लेस में हैव का प्रयोग होगा। दो बात क्लियर हो गई। अब ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है। इसमें भी कितने लिखा हुआ है, तो सबसे पहले यही WH की इंग्लिश बनाएंगे, यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। WH क्या है, कितने। यहाँ पे कितने की इंग्लिश क्या होगी, यहाँ भी हाउ मेनी होगी। क्यों? क्योंकि कितने के बाद जो शब्द लिखा है लोगो, ये भी काउंटेबल नाउन है। किस तरह से पता, इस तरह से पता कि लोगो शब्द की इंग्लिश थी हाउ मेनी, पीपल, और पीपल के साथ 2 3 4 लगा के देखिए, 2 पीपल, 3 पीपल, 4 पीपल, ये बात सही लग रही है सुनने में। इसका मतलब काउंटेबल नाउन है, इसलिए कितने की इंग्लिश हो जाएगी हाउ मेनी। नंबर 2 WH के साथ वाली संज्ञा, तो यहाँ पे WH क्या है, कितने, इसके बाद जो लिखा हुआ है लोगो, ये एक संज्ञा है, तो इसकी इंग्लिश उसके बगल में बन जाएगी हाउ मेनी पीपल। नंबर 3 हेल्पियो का पहला वाक्य, हेल्पियो क्या लगाना है, डू। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, लोगो, तो लोगो की इंग्लिश तो आप पहले ही बना चुके हो, तो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि यह देर नहीं लगाना है। ध्यान रखिए, सब्जेक्ट या देर लिखा है, ये मत सोचिएगा कि अगर सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे देर लगा दो। सब्जेक्ट है इस वाक्य में, इस वाक्य में सब्जेक्ट है, लेकिन उसकी इंग्लिश पहले ही बन चुकी है, इसके उस जगह आप कुछ नहीं बनाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्पियो का बचा भाग, डू के साथ कुछ बी या बी नहीं लगा, छोड़ देंगे। नंबर 7 पे हैव आ रहा है, हैव लिख देंगे। फिर नंबर 7 हो गया। नंबर 8 लिखा है पहचान वाले शब्द के पहले आने वाली शब्द, तो पहचान वाला शब्द है, उसके पहले आने वाला शब्द है मकान, लेकिन मकान अकेले नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि जो मकान शब्द है उसके साथ जितने शब्द जुड़े हुए हैं, अपना खुद का मकान, अपना खुद का मकान, ये किस तरह से पता होता है उसके पीछे वाला शब्द जुड़ रहा है कि नहीं। सिंपल सी बात है, अगर कोई शब्द लिखा है वो संज्ञा है तो उसके पीछे देखिए अक्सर का, की, के लगा होता है, और कभी कभी में, पर, ये शब्द भी लगे होते हैं, में, पर, से, यानी इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। या अगर कोई संज्ञा दिया है तो संज्ञा के पीछे अगर कोई प्रीपोजिशन लगा है तो प्रीपोजिशन लगने का मकसद क्या है कि उसके पीछे एक और संज्ञा दिया है जिससे उसको जोड़ा जा रहा है। यही मकसद होता है प्रीपोजिशन का, दो शब्दों को जोड़ना, वो क्रिया से एक क्रिया का दूसरे ऑब्जेक्ट से जोड़ना, या एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से जोड़ना, एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा से जोड़ना, यही मतलब होता है प्रीपोजिशन का। तो यहाँ पे का लगा हो तो तुरंत आप अलर्ट हो जाइए, देखिए कि कहीं ये जुड़ा हुआ तो नहीं है, ये जुड़ा हुआ तो नहीं। अगर का के पहले वर्ब है तो नहीं जुड़ा है, का के पहले अगर यहाँ पे वर्ब लिखा होता तब का की कोई इंग्लिश नहीं होती और जुड़ा हुआ नहीं मानते। क्लियर है? लेकिन अगर का के पहले जो शब्द है वो क्रिया नहीं है तो आप समझ लीजिए कि का के आगे और पीछे वाला शब्द जुड़ा हुआ है, एक साथ है। तो इसकी जो इंग्लिश बनाएंगे तो हमें का की इंग्लिश देखनी पड़ेगी, क्या होगी। का की इंग्लिश या तो एपोस्ट्रोफी एस होगी या ऑफ होगी, जिसको हम लोग ऑफ कहते हैं। सच मायने में ऑफ बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग आमतौर पे ऑफ बोल देते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। ओ एफ को ऑफ बोला जाता है, ऑफ नहीं बोला जाता है। क्लियर है? तो अब हमें यहाँ देखना है कि का की इंग्लिश क्या होगी, एपोस्ट्रोफी एस क्या हो। तो देखिए खुद ये जो शब्द है ये कोई संज्ञा नहीं है, संज्ञा नहीं, सॉरी, कोई सजीव संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमें ऑफ लगाना है, ऑफ मतलब ऑफ लगाना है। तो पहले किसकी इंग्लिश बनाएंगे, मकान की। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ लिखा अपना, अगर अपना शब्द भी लिखा हो तो अपने की इंग्लिश होती है माई, योर, अवर, देयर, हिज, हिम, सॉरी हिज, या कोई का नाम होगा तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस। तो इस केस में अगर अपना शब्द भी लिखा हुआ है तो वहाँ पे आपको इसकी इंग्लिश पहले बनानी होती है, यानी देयर, THEIR। कैसे पता, सब्जेक्ट को देखें, सब्जेक्ट क्या है, लोग, लोग बहुवचन है, इसलिए अपना की इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगी देयर, THEIR, जिसको हम लोग देयर कहते हैं, दियर, देयर ना कह के दियर कहते हैं। तो देयर ऑन हाउस, इस केस में हम लोग का की इंग्लिश नहीं बना रहे। अगर अपना, मेरा, तुम्हारा यहाँ लिखा होता है, तुम्हारा अपना मकान, उसका अपना मकान, हमारा अपना फील्ड, तुम्हारे अपनी कार, कुछ इस तरह के शब्द लिए होते तो तुम्हारा, हमारा, अपना, ये सब शब्द की इंग्लिश बनाने के बाद खुद की इंग्लिश ओन होती है, OWN, और उसके बाद उस संज्ञा की अंग्रेजी बना देते। का की कोई अंग्रेजी नहीं बनाते हैं।
क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे ये जो बचा हुआ है पहचान वाले शब्द के पीछे वाली संज्ञा जिसको कह रहे हैं वो अपना खुद का मकान, ये पूरा का पूरा एक साथ होगा। इसकी इंग्लिश होगी देयर ओन हाउस, THEIR, THERE नहीं है, ध्यान दीजिएगा, देयर ओन हाउस। हाउ मेनी पीपल डू हैव देयर ओन हाउस। लेकिन फिर से देखिए एक चीज आ गया, जब जब आप डू डज या डिड का प्रयोग करेंगे हमेशा एक क्लॉज जुड़ा होगा कि डू डज डिड हटाना है कि नहीं हटाना है। आपने पहले भी पढ़ा है, फिर से मैं बता दूं, अगर डू या डज के तुरंत बाद हैव आए तो डू डज डिड को हटाना है। डू डज डिड के तुरंत बाद हैव आए तो डू डज डिड को हटाना है। जैसे डू डज डिड के बाद वर्ब आता है तो हटाते थे, डू हटाते थे तो कोई परिवर्तन नहीं करते थे वर्ब में। इसी तरह से डू हटाने पे हैव में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यानी सिंपली यहाँ से डू हटा देंगे, तब वाक्य बना हाउ मेनी पीपल हैव देयर ओन हाउस। क्लियर है? अगला वाक्य है, क्या तुम्हारा भाई एक सफल व्यापारी है? क्या तुम्हारा भाई एक सफल व्यापारी है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों है? क्योंकि वाक्य के अंत में है लगा है और उसके पहले जो लिखा है व्यापारी, ये शब्द वर्ब नहीं है। क्यों वर्ब नहीं है? क्योंकि इसके साथ जब ना शब्द जोड़ के देख रहे हैं गलत लग रहा है। व्यापारी ना ऐसा कोई शब्द नहीं है तो इसका मतलब ये वर्ब नहीं है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है के पहले वर्ब ना है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे? किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे। किसके पास लगा के प्रश्न कहाँ पे करेंगे? ये जो जिसको देख के हम लोगों ने कहा कि ये शब्द वर्ब नहीं है, इसके पीछे किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए, इसके पीछे एक शब्द है एक सफल व्यापारी। जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो इस तीनों शब्दों को एक साथ बनाएंगे, अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि जब हमें किसके पास लगा के प्रश्न करना है तो यहाँ पे लगा के करना है, यहाँ पे लगा के नहीं। अगर आप यहाँ पे लगा के करते भी हैं तो शायद उत्तर मिल जाए और छोटे से वाक्य मिल जाए तो हो सकता है सही हो, लेकिन कभी कभी गलत हो सकता है। इसलिए सही तरीका ये है कि आप पहले पता कर लीजिए कि जो शब्द है जिसके पास किसके पास लाके का प्रश्न करने जा रहे हैं, क्या वो शब्द के पीछे भी कोई शब्द है जो उसके साथ जुड़ कर आएगा अंग्रेजी बनाते समय। अगर है तो उसके पीछे लगा के करिए। तो चलिए हम लोग सही ढंग से चलते हैं। तो किसके पास शब्द यहाँ पे लगा कर प्रश्न करते हैं, किसके पास एक सफल व्यापारी है, किसके पास एक सफल व्यापारी है। तो इसका उत्तर मिला क्या? किसके पास एक सफल व्यापारी है? तुम्हारा भाई एक सफल व्यापारी है, तो किसके पास एक सफल व्यापारी है? क्या आपको लग रहा है ये सही उत्तर है तुम्हारा भाई? इसको चेक करना है तो एक दूसरा तरीका है कि आप कौन शब्द लगा के प्रश्न कर लीजिए। कौन एक सफल व्यापारी है? कौन एक सफल व्यापारी है? ये प्रश्न सुनने में सही लग रहा है कि किसके पास एक सफल व्यापारी है, ये प्रश्न सुनने में सही लग रहा है। पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कौन लगा के प्रश्न करने पे ज़्यादा सही लग रहा है ये वाक्य, कौन एक सफल व्यापारी है, तो आप किसके पास लगा के प्रश्न मत करिएगा। कई बार ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, नहीं तो धोखा हो जाएगा। अगर आपने ज़बरदस्ती मान लिया कि किसके पास एक सफल व्यापारी है, लिखो भाई तुम्हारा भाई लिखा है ना, तो इसी के पास सफल व्यापारी है, सफल व्यापारी है उसी। तुम्हारे किसके पास है? तुम्हारे भाई के पास एक सफल व्यापारी है। चलो लिख दो, क्योंकि प्रश्न पूछा गया तो उत्तर खोजना है ना, तो यही उत्तर होगा। चलो लिख दो और आप ट्रांसलेशन बनाना शुरू कर देंगे, हो जाएगा ट्रांसलेशन गलत। इसलिए ज़रा सा भी अगर आपको डाउट हो किसके पास लगा के प्रश्न करने पे, आपको लगे कुछ अटपटापन है इसमें, इस प्रश्न का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इससे कुछ गलत अर्थ निकल सकता है या गलत उत्तर निकल सकता है, तो उस केस में आपको कौन शब्द लगाकर भी कंफर्म हो जाना चाहिए, ताकि आप उस समय डिसाइड कर पाएँ इनमें से ज़्यादा सही प्रश्न कौन सा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कौन शब्द लगाने पे ज़्यादा प्रश्न सही लग रहा है, कौन एक सफल व्यापारी है ये सही लग रहा है, तो इसका उत्तर मिला तुम्हारा भाई। तो ये हो गया सब्जेक्ट। तो जब आप कौन लगा के प्रश्न करते हैं और उत्तर मिल जाए, तब उस केस में आप पैसिव का एलपीओ लगाते हैं, तब एक्टिव का एलपीओ नहीं लगाते हैं। आपने पहले पढ़ा है किसके पास लगाने पे या किस में लगाने पे प्रश्न करने पे उत्तर मिल जाए तो एक्टिव का लगाते हैं और वर्ब की जगह हैव लगाते हैं। लेकिन किसके पास लगाने पे प्रश्न करने पे उत्तर ना मिले या कौन लगाने पे उत्तर मिल रहा है, तो उस केस में आपको पैसिव का एलपीओ लगाना है, एक्टिव का नहीं। यानी इस वाक्य में इज आर या एम लगाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव में इज आर एम लगता है। और सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा भाई। तुम्हारा भाई, भाई को देख के एलपीओ लगाना है, तुम्हारा को देख के नहीं, क्योंकि तुम्हारा से यहाँ लेना देना नहीं है, भाई से लेना देना है। तुम्हारा भाई की इंग्लिश होगी योर ब्रदर, तो योर ब्रदर को देख के एलपीओ लगाना है। योर ब्रदर, एक ब्रदर की बात हो रही है तो इज लगेगा, एक वचन है तो इज लगेगा, तो यहाँ एलपीओ इसमें लगेगा इज, एलपीओ मिल गया। और दूसरी बात ये ख्याल रखना है कि इस वाक्य में वर्ब की जगह हैव नहीं लगाना है। ये जो हैव लिखा है वहाँ पे हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप पैसिव का एलपीओ लगा रहे हैं तो कभी भी हैव भूल के भी मत लगाइएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा।
तो चलिए अब शुरू करें। हेल्प यू मिल गया, हैव लगाना नहीं है, ये बात क्लियर हो गई। और सब्जेक्ट आपके सामने है तुम्हारा भाई। तो सबसे पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे। WH क्या है? क्या, यानी प्रश्नवाचक शब्द क्या। लेकिन जब क्या वाक्य दिया हो, क्या लिखा हो वाक्य के शुरू में, तो कई बार हमें देखना पड़ता है, कई बार नहीं हर बार देखना पड़ता है कि क्या की इंग्लिश बनेगी कि नहीं। उसके लिए हम लोगों ने जो बताया था कि ये देखते हैं कि क्या के बगल वाला शब्द अगर वर्ब है तब क्या की इंग्लिश बनेगी, या क्या के बगल वाला या क्या वाला जो वाक्य पूरा का पूरा पढ़कर देखें और देखें उत्तर हाँ या ना में आ रहा है तो क्या की इंग्लिश नहीं बनेगी। यही ना बोला था। तो देखिए, क्या तुम्हारा भाई एक सफल व्यापारी है? अगर है तो बोलेंगे है, नहीं है तो बोलेंगे नहीं है। तो यानी इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आ रहा है, तो इस केस में क्या की इंग्लिश नहीं बनाते हैं। ये हम लोगों ने पिछले कई वीडियोस में चर्चा किया है। अब तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर ऐसा है तो नंबर 1 छोड़ देते हैं, नंबर 2 भी छोड़ देते हैं, सीधे नंबर 3 से हेल्प का पहला भाग से वाक्य का ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं। हेल्प का पहला भाग इज, तो पहले इज लिखेंगे। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर। नंबर 5 नॉट है नहीं। नंबर 6 हेल्प का बचा भाग, इसके साथ कुछ जुड़ा नहीं, बी बीइंग बीन नहीं, छोड़ देंगे। हेल्प का बचा भाग नहीं। 7 हैव लगाना नहीं है, पहले ही बता चुके हैं हैव लगाना नहीं है। तो बचा क्या? पहचान वाले शब्द के पहले आने वाले शब्द। तो पहचान वाला शब्द है के पहले आने वाला शब्द क्या? एक सफल व्यापारी। इसकी इंग्लिश एक साथ बनेगी, पहले ही बता चुके हैं। तो अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। इज योर ब्रदर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अगला वाक्य, कौन सा विषय विद्यार्थियों के लिए सबसे कठिन होता है? कौन सा विषय विद्यार्थियों के लिए सबसे कठिन होता है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों है? क्योंकि होता है शब्द अगर लगा हो, ये पहचान वाला शब्द कहलाएगा। होता है के पीछे लिखा है कठिन। ये कठिन शब्द वर्ब नहीं है, इसमें ना अक्षर जोड़ के देखिए, कठिन ना ऐसा कोई शब्द नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसका मतलब ये वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वाक्य को तो पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हमें देखना है अगर वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट कैसे खोजते हैं? किसके पास लगा के ब्रश करते हैं? किसकी जगह? इसी जगह, किस कठिन के पीछे या सबसे कठिन के पीछे। क्योंकि जब सबसे कठिन एक साथ जब भी बनाएंगे, सबसे कठिन की इंग्लिश एक साथ बनाने वाले हैं। सबसे कठिन की इंग्लिश होती है द हार्डेस्ट, सबसे कठिन की इंग्लिश होती है हार्डेस्ट, कठिन की होती है हार्ड या डिफिकल्ट। लेकिन हार्ड के साथ यानी कठिन शब्द के साथ सबसे शब्द लग जाए तो उसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ये डिग्री क्या है, इसके लिए एक अलग हम लोग ने वीडियो बनाना है, उसमें हम लोग पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझ के रखिए कि सबसे कठिन की इंग्लिश होती है द हार्डेस्ट। इसको एक साथ बना रहे हैं तो इसका मतलब ये पूरा दोनों मिला के एक शब्द है। तो किसके पास शब्द कहाँ पे लगा के प्रश्न करेंगे? इस जगह। किसके पास सबसे कठिन है? किसके पास सबसे कठिन है? क्या ये प्रश्न सुनने में सही लग रहा है? सही लग रहा है? नहीं लग रहा है, इसलिए कौन लगा के प्रश्न करिए। कौन सबसे कठिन होता है? कौन सबसे कठिन होता है? उत्तर मिला कौन सा विषय। विषय की बात करें, कौन सबसे कठिन होता है? विषय सबसे कठिन होता है। कौन सबसे कठिन होता है? विषय। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। कौन सा विषय, तो ये जो विषय ये हो गया सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये निकला कि इस वाक्य में पैसिव का हेल्प यू लगेगा, एक्टिव का हेल्प यू अब नहीं लगेगा। एक बात। दूसरी बात, हैव नहीं लगेगा, वर्ब की जगह हैव का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन लगा के प्रश्न करने पे उत्तर मिला है, किसके पास लगा के प्रश्न करने पे उत्तर नहीं मिला है। तो हैव नहीं लगेगा और एक्टिव का हेल्प यू नहीं लगेगा। किसका लगेगा? पैसिव का लगेगा, और पैसिव का लगेगा इजारे में होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट है विषय, विषय तो एक वचन है, इसलिए हेल्प यू लगेगा इज। हेल्प यू मिल गया। अब ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे। WH क्या है इस वाक्य में? कौन सा, विच। नंबर 2 लिखा है WH के साथ वाली संज्ञा या विश्लेषण। तो WH क्या है? कौन सा, उसके बगल में जो शब्द लिखा है विषय, ये संज्ञा है, तो इसकी इंग्लिश उसके बगल में बना देंगे विच सब्जेक्ट। नंबर 3 हेल्प यू का पहला भाग, हेल्प यू अब इज। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है विषय, इसकी इंग्लिश पहले ही बन चुकी है, तो पहले ही बन चुकी है, तो ये मत कर दीजिएगा कि यहाँ पे देर लगा दें, पहले ही बता चुके हैं। अगर वाक्य में सब्जेक्ट हो तो देर कभी भूल के भी मत लगाइएगा। नंबर 5 नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग, बी नहीं लगा, बीइंग नहीं लगा, छोड़ देंगे। नंबर 7 हैव लगाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिला, तो हैव नहीं लगाएंगे। नंबर 8 पहचान वाले शब्द के पहले आने वाले शब्द, पहचान वाला शब्द होता है, इसके पहले आ रहा है सबसे कठिन। सबसे कठिन की इंग्लिश द हार्डेस्ट। एक शब्द और बच गया विद्यार्थियों के लिए, तो यहाँ पे के लिए की इंग्लिश हो जाएगी फॉर। अगर कोई संज्ञा है उसके साथ के लिए शब्द लगा है तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी फॉर, और कहीं कहीं पे लगता है टू, लेकिन टू कहाँ लगता है? बहुत रेयर केसेस में लगता है। यहाँ पे फॉर लगाएंगे, फॉर स्टूडेंट्स। विच सब्जेक्ट इज द हार्डेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। क्लियर? एक वाक्य, छोटा सा वाक्य, कमरे में कौन है?
छोटा सा वाक्य, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है बनाने में। देखिए, सबसे पहले है के पीछे लिखा है कौन, ये वर्ब है नहीं, आप जानते हैं कौन शब्द वर्ब नहीं होता, तो ये प्रेजेंट डेफिनिट हुआ। अब देखें, अगर ये वर्ब नहीं है तो किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे, किसके पास, यहाँ पे लगा के प्रश्न करेंगे, यहाँ नहीं, किसके पास है नहीं, किसके पास कौन है, किसके पास कौन है। ये प्रश्न सुनने में भी अटपटा लग रहा है और इसका कोई उत्तर भी नहीं मिल रहा है, किसके पास कौन है। इसका मतलब इस वाक्य में एक्टिव का हेल्प वर्ब नहीं लगेगा, वर्ब की जगह हैव नहीं लगेगा। जब जब आप किसके पास या किस में लगा के प्रश्न करेंगे उत्तर नहीं मिलेगा तो एक्टिव का हेल्प वर्ब नहीं लगेगा, वर्ब की जगह हैव नहीं लगेगा और पैसिव का हेल्प वर्ब लगेगा, यानी इज, आर या एम यहाँ लगेगा। एक बात। दूसरी बात, जब आप किसके पास लगा के प्रश्न किए उत्तर मिला नहीं तो कौन लगा के प्रश्न कर लेते हैं आप, इसी जगह कौन कौन है। अब आप बोलेंगे बड़ा अटपटा लग रहा है, अटपटा लग रहा है उससे नहीं लेना देना है, प्रश्न आपको यहीं पे लगा के करना है, कौन कौन है, कौन कौन है, इसका उत्तर है कि नहीं इस वाक्य में आपको इससे लेना देना है। कौन कौन है या क्या चीज़ लगा के प्रश्न करिए, क्या चीज़ कौन है, कौन कौन है, कौन कौन है, इसका उत्तर लिखा है इस वाक्य में, नहीं लिखा है, इसका मतलब इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। जब आप कौन लगा के प्रश्न करते हैं सब्जेक्ट खोजने के लिए, ना मिले वाक्य में उत्तर, तो उस वाक्य में सब्जेक्ट की जगह देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देयर का प्रयोग करते हैं तो हेल्प वर्ब एक वचन का लगाएंगे कि बहुवचन का लगाएंगे, ये डिसाइड करना पड़ता है। वो किस तरह से डिसाइड होता है, जिस शब्द के पीछे आपने कौन लगा के प्रश्न किया, यानी पहचान वाले शब्द के पीछे जो शब्द आ रहा है उसको देख के डिसाइड करते हैं। पहचान वाले शब्द के पीछे अगर एक वचन आ रहा है तो एक वचन की हेल्प लगाएंगे, बहुवचन आ रहा है तो बहुवचन का हेल्प लगाएंगे। यहाँ पे कौन शब्द को एक वचन मानते हैं हमेशा, इसलिए यहाँ पे इज लगाएंगे हेल्प वर्ब की जगह। अब ट्रांसलेशन करें, सबसे पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे। WH क्या है इसमें, कौन, हु। नंबर 2 WH के साथ वाली संज्ञा, तो यहाँ पे कौन के बाद कोई संज्ञा उंज्ञा नहीं है, छोड़ देंगे। नंबर 3 हेल्प वर्ब का पहला भाग इज। नंबर 4 सब्जेक्ट या देयर, यहाँ पे देयर लगाना है क्योंकि आपको सब्जेक्ट मिला नहीं। नंबर 5 नॉट है नहीं। नंबर 6 हेल्प वर्ब का बचा भाग है नहीं। नंबर 7 हैव लगाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे हैव लगना नहीं है, किसके पास उत्तर नहीं मिला है। नंबर 8 पहचान वाले शब्द के पहले आने वाला शब्द, इसके पीछे आ रहा कौन, कौन की इंग्लिश यहाँ पहले बन चुकी है तो बन गया ट्रांसलेशन पूरा, लेकिन बचा क्या, कमरे में, इन द रूम, हु इज देयर इन द रूम। क्लियर। अगला वाक्य, इस कमरे में क्या है, इस कमरे में क्या है, तो है के पीछे लिखा है क्या, ये प्रश्न नहीं, ये कोई वाक्य जो शब्द है ये वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये प्रेजेंट डेफिनिट हुआ। एक बात, किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे सब्जेक्ट खोजने के लिए, किसके पास यहाँ पे लगा के प्रश्न करेंगे, यहाँ नहीं, किसके पास क्या है, किसके पास क्या है। इस प्रश्न का उत्तर इस वाक्य में नहीं लिखा है, किसके पास क्या है, इसका मतलब इस वाक्य में एक्टिव का हेल्प वर्ब नहीं लगेगा, वर्ब की जगह हैव नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, पैसिव का हेल्प वर्ब लगेगा। एक बात। दूसरी बात, अब सब्जेक्ट खोजना बाकी है क्योंकि किसके पास लगा के आपने प्रश्न किया उत्तर मिला नहीं तो कौन लगा के प्रश्न करना पड़ता है। कौन क्या है या क्या चीज़ लगा के प्रश्न करना पड़ता है, क्या चीज़ क्या है, कौन क्या है, क्या चीज़ क्या है। इस प्रश्न का भी उत्तर इस वाक्य में नहीं लिखा है। कौन क्या है, क्या चीज़ क्या है, इस प्रश्न का भी उत्तर इस वाक्य में नहीं है, इसका मतलब इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर भी देयर का प्रयोग करना है। अगर देयर का प्रयोग करना है सब्जेक्ट की जगह तो हेल्प वर्ब किस तरह से डिसाइड करेंगे, एक वचन का लगाएंगे कि बहुवचन का, तो जिस शब्द के पीछे यानी पहचान वाले शब्द के पीछे जो शब्द दिख रहा है इसको देख के अगर एक वचन है तो एक वचन का लगाएंगे, बहुवचन तो बहुवचन का लगाएंगे। यहाँ जो लिखा है क्या, क्या को एक वचन माना जाता है और यहाँ पे क्या की इंग्लिश बनानी भी है तो क्या को एक वचन मानना तो इज लगेगा हेल्प वर्ब के स्थान पर। अब ट्रांसलेशन करें, सबसे पहले लिखा है WH की इंग्लिश बनाओ। WH मतलब क्या, व्हाट। नंबर 2 लिखा है WH के साथ वाली संज्ञा, तो क्या के बाद कोई संज्ञा नहीं है, छोड़ देंगे। नंबर 3 हेल्प वर्ब का पहला भाग इज। नंबर 4 सब्जेक्ट नहीं है तो देयर लगा देंगे क्योंकि देयर लगाना है। नॉट है नहीं, हेल्प वर्ब का बचा भाग बी लगेगा नहीं, फिर हैव लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे किसके पास लगा के प्रश्न किया तो उत्तर मिला नहीं था। फिर 8 लिखा है पहचान वाले शब्द के पहले आने वाली संज्ञा, तो पहचान वाले शब्द है उसके पीछे लिखा है क्या, क्या की इंग्लिश पहले ही बन चुकी है, तो इस तरह से ट्रांसलेशन हुआ पूरा। तो बचा क्या रह गया, इस कमरे में, इन दिस रूम, व्हाट इज देयर इन दिस रूम। क्लियर। तो आज हम लोगों ने कुछ प्रश्नवाचक वाक्य को डील किया, जिस ऐसे वाक्य में जिसमें वर्ब नहीं होते हैं, पहचान वाले शब्द के पहले वर्ब नहीं होते, और ये सारे के सारे वाक्य प्रेजेंट डेफिनिट के थे। मैं आशा करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि दूसरों के साथ भी इस वीडियो की चर्चा कीजिए, इस चैनल की चर्चा कीजिए, उनके साथ शेयर करिए। और आप भी सब्सक्राइबर हैं तो अच्छी बात है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से कर लीजिए।
और अगर आप दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। इस तरह से हमारा जो चैनल है ये ग्रो करेगा तो आने वाले दिनों में हम लोग इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस देखने में सक्षम होंगे। हम लोग के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि देख पाएँ। तो मैं इन बातों के साथ वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ और जाते जाते कुछ होमवर्क देख जाऊँगा, आप उसको चेक करके देख लीजिएगा। अगर कोई समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो ठीक है, तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।